हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया सेट अप अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया डेट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इंडिया के लिए एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया है हमारी गवर्नमेंट का, जो कि सिमिलर है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश ने ही हमारे ऊपर रूल किया था, तो काफ़ी हद तक उनकी जो गवर्नमेंट जस्ट पॉलिसीज़ वगैरह हैं, या बोल सकते हैं सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो हमसे काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसी वजह से वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो हमारे इंडिया में भी उन्हीं की क्वाइट सिमिलर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई डिटेल नहीं बताई है कि भाई ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, ये वो। लेकिन हाउ एवर द टू आर्टिकल्स विज आर्टिकल 74 एंड 75 डील्स विद देम इन अ ब्रॉड एंड जनरल मैनर। लेकिन ये दो आर्टिकल्स हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। आर्टिकल 74 emphasizes the relationship between the president and the council of minister। 74 आर्टिकल जो है वो क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है प्रेसिडेंट की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। इट सेज डैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। देखो, इसने क्या बोला कि हमारे पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और वो लोग क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे किसको, हमारे प्रेसिडेंट को। तो आई होप आपको आर्टिकल 74 समझ आया होगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन इंक्लूड होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75 इन सब मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, इनकी टेन्योर की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये क्या ओथ लेंगे, कितनी इनको सैलरी और सुविधाएँ मिलेंगी, ये सब। इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इन मिनिस्टर्स की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट के, मतलब देखो, जो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये हमें पता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको ही प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उसके बाद द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द अदर मिनिस्टर्स। उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं वो अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। किसकी एडवाइस पर वो उनको अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। देखो, जितने भी मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर को मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर शैल नॉट बी एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। मतलब लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उसका 15%, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, कम बेशक से हो जाएगी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ। इसके बाद हम इनकी डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। देखो, अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो एक कोई मेंबर है वो कोई से भी हाउस का हो, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, और वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट हाउस अंडर द 10th शेड्यूल दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो, अगर उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा है जो कि 10th शेड्यूल में लिखा गया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। शेल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। देखो, एक ऐसा मेंबर हमारे पार्लियामेंट के कोई से भी हाउस का जिस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग चुका हो तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता है। ये इसकी क्या है, एक डिस्क्वालिफिकेशन है। उसके बाद टर्म क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्लेजर पर ये काम करते हैं। उसके अलावा इनके पास क्या क्वालिटी है इनकी, की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। मतलब ये, मतलब
बोल सकते हैं कि जैसे अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं अगर वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मतलब किसी भी डिसीज़न के लिए। अगर मान लो डिसीज़न लिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो वो सारे मिनिस्टर्स उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। कोई भी मिनिस्टर ऐसे नहीं बोलेगा पार्लियामेंट में जाके कि भाई मैं बेशक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हूँ लेकिन इस डिसीज़न में मेरा कोई हाथ नहीं था, ऐसा नहीं है। वो सब मतलब एक मत होंगे। इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, मतलब वो एक साथ एक ही मत में रिस्पॉन्सिबल होंगे हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा के प्रति। ओथ एंड एफर्मेशन क्या है इनका, देखो बिफोर अ मिनिस्टर एंटर हिज ऑफिस, कोई भी मिनिस्टर जब अपने ऑफिस में एंटर करता है उससे पहले द प्रेसिडेंट शेल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट द फॉर द पर्पज इन द थर्ड शेड्यूल। जो थर्ड शेड्यूल में इनकी जो ओथ वगैरह लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग ही ये ओथ लेते हैं। और इनको ओथ दिलाता कौन है, हमारे प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं इनको। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 78 के बारे में। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। It communicate to the president all the decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation। देखो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लेजिस्लेशन से रिलेटेड जितने भी प्रपोजल्स होते हैं या बोलते हैं फैसले होते हैं वो सब कुछ प्रेसिडेंट से डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे उनको कि भाई हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अब ये फैसला लिया गया, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अब हम ये सोच रहे हैं करने का। तो ये सब कुछ कम्युनिकेट करेंगे किससे, प्रेसिडेंट से। कौन, हमारे प्राइम मिनिस्टर। To furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation as president may call for। देखो वो उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी देंगे, मान लो अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई मेरे को आपके इस प्रपोजल के लिए या फिर इस प्रपोजल पर आप क्या सोच रही हैं, क्या फ़ैसला लेंगे, उसकी डिटेल्स क्या हैं वो आप मेरे को बताइए। अगर प्रेसिडेंट कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते भी हैं तो वो भी प्राइम मिनिस्टर को उन्हें देनी पड़ेगी। उसके अलावा इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच कैन हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। देखो एक कोई भी ऐसा अगर कोई मुद्दा है जिस पर मान लो कोई मिनिस्टर है उसने फैसला ले लिया है लेकिन मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उसकी कंसिडरेशन नहीं हुई है तो प्रेसिडेंट उसको बोल सकता है कि भाई आप मतलब वो जो मुद्दा है वो आप मुझे बताओ भाई क्या है, भाई मैं उसकी जानकारी लेना चाहता हूँ। तो और उसको कंसिडरेशन कराओ काउंसिल के द्वारा, यानी कि उसकी काउंसिल में उसकी बैठक वगैरह कराओ, उसके बाद ही वो फैसला लिया जाएगा। मतलब ये भी होता है। इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ, मतलब देखो उसने बोला कि भाई जो मिनिस्टर ने किसी मुद्दे पर अगर ये फैसला ले लिया है तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसिडरेशन मेरे को चाहिए, तो वो भी हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आर्टिकल 88 क्या बोलता है, एवरी मिनिस्टर, मतलब देखो जो भी मिनिस्टर हैं एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईदर द हाउस ऑफ any joint sitting of the houses and any committee of the parliament of which he may be named a member but shall not be entitled to vote। देखो मतलब कोई भी मिनिस्टर हैं, चाहे वो जैसे मान लो होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, फिनेंस मिनिस्टर हो या फिर हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, दोनों हाउसेस में उनकी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, वहाँ पर बोल सकते हैं और किसी भी जॉइंट सिटिंग में वो पार्ट ले सकते हैं और किसी कमेटी में भी पार्ट ले सकते हैं पार्लियामेंट की, अगर उनका नाम दिया गया है तो उस कमेटी के अंदर मतलब वो पार्ट ले सकते हैं, वो स्पीक कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 88 के अंदर। उसके अलावा नेचर ऑफ एडवाइस बाय द मिनिस्टर, देखो जो मिनिस्टर जो हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हमारे प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देती है उसका नेचर कैसा है इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल 74 क्लॉज 2 क्या बोलता है, एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर इन एनी कोर्ट, मतलब किसी भी कोर्ट में वो जो हमको बोल सकते हैं जो एडवाइस दी गई है मिनिस्टर के द्वारा वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जा सकती।
इट इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू फॉलो द एडवाइस। देखो पहले ऐसा था कि जो एडवाइस प्रेसिडेंट को दी जाती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, वो विल शब्द वहाँ पर यूज़ किया गया था, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं चाहे तो उस एडवाइस पर काम कर सकते हैं, चाहे तो उस एडवाइस पर काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इस विल की जगह शेल वर्ड यूज़ किया गया है कि प्रेसिडेंट को उस एडवाइस पर काम करना ही पड़ेगा। ही कैन आस्क टू रिकन्सिडर नेसेसरी फॉलो सेकेंड टाइम। देखो अगर मान लो कोई एडवाइस प्रेसिडेंट को दी जाती है और उसने उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कि भाई आप इसको थोड़ा रिकन्सिडर कीजिए, थोड़ा मॉडिफाई कीजिए इसको, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको दोबारा भेजती है सेकेंड टाइम, अगर उस एडवाइस को वापस भेज दिया तो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। द नेचर ऑफ एडवाइस हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एज वेल। जुडिशियल रिव्यू भी उस पर नहीं होगा, ना तो वो किसी कोर्ट में इंक्वायर होगी, और मैंडेटरी है प्रेसिडेंट के ऊपर कि उस एडवाइस को मानना पड़ेगा। अगर दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए भेजी है और दोबारा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको भेज दिया है तो उसको माननी ही पड़ेगी। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू भी उस पर नहीं लगेगा। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंपोजिशन के बारे में, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। आइए जानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। द कैबिनेट मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स सच एज होम, डिफेंस, फिनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है जिसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, यानी कि ये हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो ये कौन है? ये हमारी कैबिनेट है। अब कैबिनेट के अंदर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक्सेट्रा। एज मेंबर्स ऑफ कैबिनेट दे आर इन्वॉल्व इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। मतलब जो कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाने में, उसके डिसीजंस लेने में वो ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के बारे में जानते हैं। दे कैन ईदर होल्ड एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और कैन ऑल्सो भी अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर। देखो जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, या तो इनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाएगा कि भाई आपका ये काम है, आपको ये करना है, या फिर ये किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे कि भाई आप जैसे मान लो होम मिनिस्ट्री है, इसके अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, ऐसे उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बोलते हैं कि भाई आप कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम करेंगे। If they work attached to cabinet ministers, then either they can hold a department under the ministry of cabinet minister or can also perform specific tasks assigned by the cabinet minister। देखो अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच होकर काम करते हैं, कौन? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तो उनको या तो कोई अलग से डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा कि भाई ये डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो आप इसको संभालिए, या फिर कैन ऑल्सो परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क असाइंड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर, या कैबिनेट मिनिस्टर उनको बोलेगा कि भाई आपका ये टास्क है, ये आपको काम करना है, आप ये कीजिए। तो दोनों ऑप्शन उनके पास होते हैं। इन बोथ सिनेरियोज दे वर्क डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। देखो या तो वो अपना कोई डिपार्टमेंट चुन लेंगे या वो कोई टास्क परफॉर्म करेंगे, इन दोनों ही सिनेरियो में वो काम करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में ही। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स, लेकिन जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होती हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स में पार्ट नहीं करते अनलेस स्पेसिफिकली कॉल टू डिस्कस एनीथिंग रेलेवेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। देखो जब तक उनको बुलाया नहीं जाता कि भाई हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तब तक वो कैबिनेट मीटिंग का पार्ट नहीं बनेंगे। उनसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि भाई आपके एरिया में क्या चल रहा है, आपके डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए, इस टाइप से ही सिर्फ उनको बुलाया जाएगा। अदरवाइज रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स के बारे में। देखो ये भी इनकी तरह ही लगभग होते हैं। दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। देखो उनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है किसी भी मिनिस्ट्री का या किसी भी डिपार्टमेंट का। दे सर्व एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री एड टू कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मतलब ये एक एज अ हेल्पर उनका काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल में, पार्लियामेंट्री एड में, कैबिनेट मिनिस्टर्स में या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में, स्टेट्स को। लाइक द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट दे ऑल्सो डोंट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स। इनकी तरह ही ये लोग भी कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।